दोस्तों 14 जनवरी 1761 दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पानीपत के इस मैदान पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में हिस्टोरिशियंस कहते हैं कि अगर ये लड़ाई में मराठे न हारते तो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते। प्रोफेसर मदन मार्डिकर अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ मराठा में कहते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई इतनी भयानक और विनाशकारी थी कि जिसमें मराठों की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। दोस्तों, तारीख के सफर में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं अली और आज मैं आपको बताऊंगा पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, जो कि लड़ी गई थी अफगानिस्तान के रूलर अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के चीफ नाना साहेब पेशवा के बीच में। दोस्तों, आपको इजीली समझे इसलिए मैं शुरू से शुरू करता हूं। तो यह लड़ाई हुई थी दुर्रानी डायनेस्टी के शासक अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के चीफ नाना साहेब पेशवा के बीच में। नाना साहेब पेशवा बाजीराव पेशवा के सबसे बड़े बेटे थे, जो कि 1740 में पेशवा बने थे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मराठों को क्या जरूरत थी कि वो पानीपत जाके अब्दाली से लड़ाई करे। तो मैं आपको बता दूं, उस वक्त इंडिया को रूल कर रहा था मुगल एम्पायर और 1752 में मुगलों और मराठों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि मराठे मुगल एम्पायर को किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो अब हुआ यूं, 1759 के दरमियान अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर 5वीं बार हमला कर दिया और 1760 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया। और बस फिर ये खबर मिलते ही नाना साहेब पेशवा ने अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए एक ह्यूज आर्मी का गठन किया और दिल्ली की तरफ रवाना किया। मराठा चीफ नाना साहेब पेशवा ने अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए अपने बेटे विश्वासराव, अपने भतीजे सदाशिवराव भाऊ, अपने भाई शमशेर बहादुर, तोपखाने के एक्सपर्ट इब्राहिम खान गार्दी, मल्हारराव होड़कर, जानकोजी शिंदे, ऐसे कई लीडर्स को 30,000 की सेना के साथ दिल्ली की तरफ रवाना किया और इस सेना का चीफ बनाया गया सदाशिवराव भाऊ को। यानी सदाशिवराव भाऊ अब अब्दाली से लड़ने वाली सेना के सेनापति है। लेकिन दोस्तों, नाना साहेब पेशवा ने यहाँ पर एक गलती कर दी। नाना साहेब पेशवा ने 30,000 से 50,000 की सेना तो भेजी, लेकिन उनके साथ तकरीबन 50 से 60,000 उनके फैमिलियर्स जैसे कि बच्चे और बीवियां सब मौजूद थे। दोस्तों, जैसे जैसे मराठों की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे मल्हारराव होड़कर की सेना, सूरजमल जाट की सेना और राजपूतों की सेना मराठों में आके मिलती गई और मराठों की कुल तादाद 30 से 60,000 के बीच हो गई। दोस्तों, 14 जुलाई तक के मराठों की सेना अब आगरा पहुंच जाती है और आगरा को कैप्चर कर लेती है। 2 अगस्त को मराठा सेना अब दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली पर कब्जा कर लेती है। ये टाइम के दरमियान अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से कुछ मील दूर सोनपत में अपनी छावनी लगाकर बैठा था। दोस्तों, अगले 2 महीने तक मराठे दिल्ली में ही रहते हैं और धीरे धीरे मराठा छावनी में पैसों की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये पैसों की कमी इतनी बढ़ जाती है कि मराठा छावनी में इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। ये इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने बढ़ जाते हैं कि सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली के लाल किले की छतों की चांदी निकालकर बेचनी पड़ती है। ये चांदी बेचकर वो कुल सिर्फ 9 लाख रुपए जमा कर पाते हैं। तो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए मराठे दिल्ली से 80 मील दूर अहमद शाह अब्दाली के एक इंपॉर्टेंट छावनी कंदपुरा पर हमला कर देते हैं। वो ये सोचकर हमला करते हैं कि अब्दाली को कुछ हद तक के कमजोर कर सके और कुछ हद तक के ट्रैप कर सके। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात तो ये होती है कि अब्दाली को ट्रैप करने निकली मराठा सेना पानीपत नाम के गांव के पास ना चाहते हुए भी खुद ब खुद ट्रैप हो जाती है और पानीपत और दिल्ली के बीच इंतजार में बैठा था अहमद शाह अब्दाली। इसी कारण मराठों को दिल्ली से मिलने वाली सब मदद और सब रसद सब बंद हो जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि जो भी होने वाला है बहुत भयानक होने वाला है। दोस्तों, सोनपत की अहमद शाह अब्दाली की छावनी में अहमद शाह अब्दाली को रोहिलखंड के चीफ नजीब खान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्रॉपर रसद और प्रॉपर मदद प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर पानीपत में मराठों की छावनी में जानवर भूख से मरने लगे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि राजपूतों और दिल्ली से मिलने वाली सब मदद अब बंद हो चुकी थी। दोस्तों, देखते ही देखते पानीपत की पूरी छावनी में हाहाकार मच गया। सैनिक, जानवर सब भूख से तड़पने लगे। दोस्तों, पानीपत की छावनी में सिर्फ सैनिक ही नहीं मौजूद थे, बल्कि उन सब के फैमिलियर्स जैसे औरतें, बच्चे, उनके सब साजो सामान भी मौजूद थे। मराठों की सेना लगभग 30 से 60,000 थी, जबकि औरतें, बच्चे सब मिलाकर 1 लाख से ज्यादा हो रहे थे और इन सभी के खाने के बहुत बड़े मसले हो चुके थे। तो ये सूरत हाल देखकर मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ बहुत ही बेचैन हो गए। अब ना चाहते हुए भी मराठों ने फैसला किया कि अब्दाली की सेना पर हमला किया जाए और 19 नवंबर 1760 को इब्राहिम खान गार्दी और उनके भाई फतेह खान को अहमद शाह अब्दाली की छावनी पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन इब्राहिम खान गार्दी को हार का सामना करना पड़ा और वो लौट आए। तो देखते ही देखते दिन गुजरते गए, लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका था। अब मराठों के लिए डू और डाई की कंडीशन बन गई थी। अगर मराठे न लड़ते तो मर जाते और अगर लड़ते तो शायद बच सकते थे।
सूरत हाल यह हो चुका था, पूरी मराठा छावनी भूख से बिलबिलाने लगे। कुछ सैनिकों ने सदाशिवराव भाऊ से आके कहा कि हमारे लिए जंग में मरना बेहतर है भूख से मरने की। दोस्तों अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। 13 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ ने जंग का ऐलान कर दिया। 14 जनवरी 1761 और आगाज होता है पानीपत की तीसरी एक ऐसी लड़ाई का जिसके बारे में मराठा चीफ नाना साहेब पेशवा ने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना को गोल आकार में सजाया। सबसे आगे इब्राहिम खान गार्दी का तोपखाना रखा गया और बीच में हाथी पर खुद विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ थे। इस पानीपत के मैदान पर मराठा सेना 30 से 60 हजार के बीच थी और अब्दाली की सेना 40 से 50 हजार के बीच थी। सुबह के 9 बजते हैं और दोनों छोर से तोपों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों सुबह के 9 बज जाते हैं और दोनों छोर से तोपों की शुरुआत हो जाती है और देखते ही देखते इब्राहिम खान गार्दी का तोपखाना अब्दाली की सेना पर भारी पड़ने लगता है। मराठों की सेना में मल्हारराव होळकर, जानकोजी शिंदे, सूरजमल जाट ऐसे बड़े लीडर्स थे और इनके हाथों में 10-10 हजार सैनिकों की कमान थी और यही लीडर्स दोपहर के 12 बजे तक अहमद शाह अब्दाली की सेना को पछाड़ देते हैं। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की सेना को भागता देख सदाशिवराव भाऊ एक गलत डिसीजन लेते हैं। वो इब्राहिम खान गार्दी का तोपखाना बंद करवा देते हैं और तलवार और भालों से फेस टू फेस लड़ाई करने का ऑर्डर दे देते हैं। इब्राहिम गार्दी की लाख मना करने के बावजूद भी सदाशिवराव भाऊ उनकी नहीं सुनते और ये इनका डिसीजन पानीपत का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और 12 बजे के दरमियान दोनों गट आपस में ऐसे भिड़ते हैं कि पानीपत के मैदान में तलवार चलाने की भी जगह नहीं बचती। देखते ही देखते पूरा पानीपत का मैदान मानो कत्ल खाना बन जाता है। सैनिकों की चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे पानीपत में गूंजने लगती है। तो पानीपत की लड़ाई अभी शुरू हुए सिर्फ 5 ही घंटे हुए थे तो दोपहर के 2 बजे हाथी पर बैठे नाना साहेब पेशवे के बेटे विश्वासराव को गोली लग जाती है और वो जगह पर अपना दम तोड़ देते हैं। विश्वासराव को गोली लगता देख सदाशिवराव भाऊ बड़े ही गुस्से से अपने हाथी से उतरकर अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और सैनिकों की भीड़ में घुस जाते हैं और ये थी मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की दूसरी सबसे बड़ी गलती। दोस्तों जंग हमेशा राजा और सेनापति के लिए लड़ी जाती है और अगर जंग में सेनापति या राजा की मौत हो जाए तो सेना का मनोबल टूट जाता है। दोस्तों भाई का बदला लेने हाथी से उतरे सेनापति सदाशिवराव भाऊ जैसे ही भीड़ में घुसते हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। सेनापति का हाथी खाली देख मराठों की सेना का मनोबल टूट जाता है और पूरी सेना पानीपत के मैदान में पागलों की तरह भागने लग जाती है। मानो एक ही पल में जंग की पूरी कहानी बदल जाती है। दोस्तों विश्वासराव के बाद सदाशिवराव भाऊ, इब्राहिम गार्दी, शमशेर बहादुर इस जंग में मारे जाते हैं और शाम के 5 बजे तक अब्दाली की सेना मराठा छावनी में घुस जाती है और एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर देती है। दोस्तों अब्दाली की सेना सैनिक तो दूर की बात मराठा छावनी में मौजूद औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ती और पानीपत के इस तीसरी लड़ाई में मराठा शाही की कमर टूट जाती है। पानीपत ने क्या पूरे हिंदुस्तान ने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। तो जैसे ही पानीपत की हार की खबर साउथ में पहुंचती है पूरा मराठी मुल्क अफसोस और दुख में डूब जाता है। दोस्तों इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में 80,000 मराठों का कत्ल कर दिया जाता है और खुद नाना साहेब पेशवा की फैमिली से उनके बेटे विश्वासराव, उनके भतीजे सदाशिवराव भाऊ, उनके भाई शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गार्दी, जानकोजी शिंदे इन सबको कत्ल कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है जैसे ही ये खबर नाना साहेब पेशवा को मिलती है वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते और 1761 में उनकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों ये थी पानीपत की तीसरी सबसे भयानक लड़ाई और इस लड़ाई के बाद मराठा शाही का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी और ऐसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।